मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि चंबल और ग्वालियर ये वो इलाका है जहां से राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय होती है। और ऐसे में जब जब चंबल यानी कि बीहड़ इलाके की बात आती है तो मेहगांव विधानसभा सीट की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। और इसी मेहगांव सीट से विधायक हैं और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में नगरीय प्रशासन एवं आवास राज्य मंत्री हैं श्री ओपीएस सिंह भदौरिया जी। आज हम आपकी मुलाकात भदौरिया जी से कराएंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश का विकास का खाका वो आने वाले दिनों में खींचने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के सबसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी चूंकि उनके कंधों पर है, तो आने वाले दिनों में और खासतौर पर इस नए साल 2021 के लिए क्या कुछ संकल्प और क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री श्री ओपीएस सिंह भदौरिया जी की। भदौरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी, धन्यवाद। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ओपीएस सिंह भदौरिया साहब की जो काया है, कहा जाता है कि चंबल में जब भी राजनीति होती है तो बाहुबल का जिक्र आ जाता है। क्या भदौरिया साहब इस बात में सच्चाई है कि चंबल और ग्वालियर की जो राजनीति है वो बाहुबल से ही शुरू होती है और बुद्धिबल पर जाकर रुक जाती है? मैं निश्चित रूप से थोड़ा तो आपकी बात से सहमत हूँ कि ग्वालियर चंबल की राजनीति में अन्य चीज़ों की अपेक्षा बाहुबल का भी स्थान है, इसको नकारा नहीं जा सकता। पर मैं तो जनसेवा के संकल्प को लेकर राजनीति में हूँ। मेरी मजबूरी होती है जब कांग्रेस अपनी असलियत पे आती है तो हमें जवाब देना उसकी मजबूरी होती है। इस चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से गुंडागर्दी का, पैसे का, शराब का और झूठ का सहारा लिया, तो मेरी मजबूरी थी कि उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाए। तो वो मैंने किया और वो कोई गलत नहीं था। रहा सवाल अभी जो आपने विकास की बात कही, पिछले 1-1.5 साल का जो कमलनाथ जी का कार्यकाल था, मध्य प्रदेश के जनहितकारी और गरीब हितैषी योजनाओं को पूरी तरह से लुप्त कर दिया था। जब माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी तो हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि उन योजनाओं को जो गरीबों की हितैषी हैं, गरीबों को दुख दर्द को दूर करने वाली, उनको फिर से लागू किया जाए। और सबसे बड़ी और विकट स्थिति तब निर्मित हुई जब कोरोना जैसा संकट भी हमने झेलना पड़ा। तो एक ये बड़ा संकट था, इसमें हमारे आर्थिक संसाधन पूरी तरह समाप्त हो गए, आय के स्रोत समाप्त हो गए। तो और इस दौर में ही सबसे ज़्यादा हमें मदद भी करनी थी गरीब की, कमज़ोर वर्ग की, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, और जो किसान जो कई तरह के भीषण संकट से गुजर रहा था, तो उनको मदद भी करना थी, इस संकट को झेलना था। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में ये सब हमने कर दिखाया और इस संकट के दौर से अब गुजर गए। अब हमने एक योजना बनाई है, 3 साल का एक रोड मैप तैयार किया है, और उस रोड मैप में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा है आत्मनिर्भर भारत, उस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हमने अपने एक लक्ष्य तय किए हैं। और सिर्फ योजना नहीं बनाई है बल्कि एक समय सीमा भी निर्धारित की है कि इतने समय सीमा में हमको ये काम करके गुजरना है। जैसे मार्च तक हमको जो रेडी वाले थे, ठेले वाले थे, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग थे, जो सबसे ज़्यादा आर्थिक संकट के दौर से गुजर गए कोरोना के दौरान, उनको मध्य प्रदेश की सरकार ने 10,000 रुपये बिना ब्याज के आर्थिक सहायता दी थी अपना रोजगार फिर से खड़ा करने के लिए। और हमारा मार्च तक का जो टारगेट है वो 5 लाख लोगों को वो सहायता देने का था। और अभी 1,80,000 लोग पिछले माह तक, दिसंबर तक अपने आवेदन 2 लाख आवेदन पहुंचे, उसमें से 1,80,000 आवेदन स्वीकृत कर हो चुके हैं, हमें लाभान्वित हो चुके हैं। और निश्चित रूप से बैंकों का हमें उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा, लेकिन इसके बावजूद हम प्रयास कर रहे हैं। मार्च तक हमारा टारगेट है कि 5 लाख लोगों के खाते में वो पैसा पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी बात है जब मध्य प्रदेश की सरकार अपने महत्वाकांक्षी कदम आगे बढ़ाती है तो जरूरी बात है कि जो जरूरतमंद हैं, खासतौर पर वो रेडी वाले, वो ठेले वाले, जो कि इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं संघर्ष के दौर से गुजरे हैं, उनके दर्द पर मलहम लगाने का काम कर रही है शिवराज सरकार। ऐसा कुछ कहना है राज्य मंत्री श्री ओपीएस सिंह भदौरिया साहब का। भदौरिया जी, हमने सुना है कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बहुत कट्टर समर्थक हैं और कहा जाता है कि सिंधिया जी जब जब चंबल इलाके में जाते हैं तो आप उनकी परछाई बन जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और सिंधिया जी के प्रति इतनी गहरी आस्था आखिर आपकी क्यों? एक दौर था राजनीति में, जब हम लोग राजनीति में आए, ये विश्वास करना मुश्किल था कि राजनीति में भी ईमानदार लोग हो सकते हैं। और उस समय सिंधिया परिवार
खास तौर के जब इनके पिताजी कैलाशवासी माधवराव सिंधिया एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनकी ईमानदारी पर विश्वास किया जा सकता था। एक अंधेरे में एक किरण थी जिसपे हम उम्मीद कर सकते थे कि देश की राजनीति में एक नई दशा दे सकते हैं, और वही करके दिखाया आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। उनकी ईमानदारी पर, क्षेत्र के विकास के लिए जो उनका समर्पण है और उस अंचल के जनता के प्रति जो उनकी भावना है, परिवार की भावना, निसंदेह उस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। और उस भावना जो उनकी जो मूल भावना है उसको लेकर हम जैसे, मैं नहीं मेरे जैसे लाखों नौजवान उनके पीछे खड़े हैं और उनकी एक आवाज़ पर अपनी जान भी दे सकते हैं, इतनी निष्ठा उनके अंदर वो रखते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नेता हमारे पास है, जो हमारे सुख की, दुख की, दर्द की चिंता करता है, हमारे क्षेत्र की प्रगति की चिंता करता है, हम सबके विकास की चिंता करता है। इसलिए हम सब लोग बड़ी निष्ठा के साथ उनके पीछे खड़े हैं। बड़ी बात है कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब नेता यहाँ पर जनसेवक की भूमिका में होता है तो उसके पीछे कार्यकर्ताओं की और समर्थकों की एक लंबी फौज होती है जो कि उसके तमाम कामों का अनुकरण करती है। और राज्य मंत्री ओपीएस सिंह भदौरिया साहब के बारे में भी कहा जाता है कि चूंकि विकास क्षेत्र का करना है इसीलिए वो श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़े हरदम नजर आते हैं। भदौरिया साहब, सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चलेंगे। मुझे लगता है एक सवाल जनता के भी जहन में होगा, जो मेरे जहन में है फिलहाल। जब पहली बार ये बात आपके सामने आई कि कांग्रेस की, कमलनाथ जी की जो सरकार है उसे गिराना है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का फैसला ले चुके हैं, ये जब प्रस्ताव, ये जब बात आपके सामने आई तो पहला मन में क्या ख्याल आया? क्या कभी लगा कि एक बनी बनाई सरकार को गिराना है, दल परिवर्तन करना है और आगे फिर चुनाव जैसी बड़ी चुनौती जो कि लोकतंत्र का महापर्व होता है वो सामने आ खड़ी होगी? किस तरह से आपने इस दौर को जिया, इस चुनौती को पार किया? क्या पूरी कहानी थी? सबसे पहला मन में कौन सा वो वाक्य था, वो कौन सा ख्याल था जो आपके सामने आया? ये घटना कोई एक दिन की नहीं है। लगातार 1 साल से हम लोग वहाँ घुटन और उपेक्षा महसूस कर रहे थे। हमारी बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, हमारे नेता की बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, हमको राजनीतिक और विकास कार्यों में भी कोई तवज्जो नहीं थी। तो लगातार हम तो महाराज से पहले से कह रहे थे कि आपको कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया और एक षड्यंत्र के तहत आपको जनता से दूर रखने की साजिश की जा रही है, ये खतरनाक है। आपके भी हित में नहीं है, क्षेत्र की जनता के भी हित में नहीं है और हम जैसे राजनीतिक लोगों के भी हित में नहीं है। एक तरह से वहाँ हमको धीमा जहर देने की कोशिश की जा रही थी, धीरे धीरे हमारी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही थी। तो हम मानसिक रूप से पहले से तैयार थे, क्योंकि कोई ना कोई निर्णय लेना हमारी मजबूरी थी। और जब महाराज साहब ने यह निर्णय लिया तो हमने प्रसन्नता के साथ उसमें अपनी सहमति जाहिर की और उनके साथ चले। पुरानी सरकार का विलन कौन था? कमलनाथ जी की सरकार का विलन कौन था जो कि आपको लगता था कि यार ये विलन है और इस वजह से विकास रुक रहा है, यार महाराज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उन्हें वो राजनीति में स्थान नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए था? अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो घटनाक्रम आप देखें, जब 2018 का चुनाव हुआ तो 2 चेहरे दिए, कमलनाथ जी और सिंधिया जी। एक चेहरे को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरे चेहरे को आपने घर बिठा दिया, जिसके नाम पर हमको वोट मिला और जिसने वायदे किए जनता से, जनता को उनसे अपेक्षाएं थी। तो ये सारी चीजें एक जाने बूझे षड्यंत्र के तहत कुछ सुप्रीम अथॉरिटी थी जो कमलनाथ के पीछे सत्ता और षड्यंत्र कर रही थी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र ऐसा था कि जानबूझ के महाराज सिंधिया जैसा व्यक्ति, जो उसके एक बेहद अनुशासन वाले व्यक्ति हैं और उनको संयम उनको तोड़ना पड़ा, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी मजबूरी थी। जब कोई आसानी से घर नहीं छोड़ता है, जिस घर को मैं अपने खून पसीने से हमने 30 साल सींचा हो, जिसके एक एक ईंट में हमारा खून पसीना मिला हो, अगर उस घर को छोड़ना पड़े तो निश्चित रूप से कोई बड़ी मजबूरी होती है और इसलिए इस बड़ी मजबूरी में ये निर्णय लेना पड़ा। कोई किरदार था, कोई चेहरा था, उसका खुलासा आप करेंगे? क्योंकि अब तो आप दल भी बदल चुके हैं और एक सरकार में राज्य मंत्री के दायित्व पर भी हैं। पूरे प्रदेश की जनता जानती है, आप भी जानते हो। ये निर्णय प्रदेश की जनता पे ही छोड़ता हूँ, उसको सब पता है। और जो विलेन थे उस वे सब बेनकाब हो गए इस चुनाव में।
पूरी जनता ने उनकी असलियत सामने ला दी। और जिस तरह से हम लोगों पे झूठे आरोप लगाए गए, कोई कहता था 35 करोड़ लिए, कोई कहता था 50 करोड़ लिए, वो सारे आरोप भी जनता ने नकार दिए। और इतना झूठ और षड्यंत्र का सहारा इस चुनाव में कांग्रेस ने लिया, पर जनता ने उन पे विश्वास नहीं व्यक्त किया। और आगे जो आने वाला चुनाव है, कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो कमलनाथ जी को कोई सलाह देंगे क्या? अब उन्हें भोपाल में रहना चाहिए या दिल्ली चले जाना चाहिए जहां से वो आए थे? कमलनाथ जी को तो मेरी सलाह की क्या जरूरत है, उनके पार्टी के लोग ही दिल्ली भेज रहे हैं। वर्चस्व की और संघर्ष की लड़ाई, वजूद की लड़ाई चल रही है। कमलनाथ जी के लोग मौका नहीं छोड़ते दिग्विजय सिंह जी को अपमानित करने में, और दिग्विजय सिंह के लोग नहीं छोड़ रहे कमलनाथ जी को अपमानित करने में। तो वो आपस में ही मतलब नूरा कुश्ती चल रही है, वही लोग निर्णय कर लेंगे खुद। बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस जो है ओपीएस सिंह भदौरिया साहब का पुराना दल था, लिहाजा वहां की तमाम बातों को जरूर वो दूर से किनारा कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, वो बता रहे हैं कि पुरानी सरकार का आखिर विलन कौन था जो कि पर्दे के पीछे से षड्यंत्र रचता था, और वो कौन था जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े तमाम विधायकों की सुनवाई करने में अवरोध भी पैदा करता था। ऐसा कुछ कहना है राज्य मंत्री श्री ओपीएस सिंह भदौरिया जी की। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी जनता से जुड़ी बातें कर लेते हैं। भदौरिया साहब, आपके पास नगरीय प्रशासन विभाग का बड़ा दायित्व है, आवास मंत्रालय भी आपके पास है। क्या मध्य प्रदेश में जो बड़े महानगर की शक्ल लेते शहर हैं, उनके मास्टर प्लान को लेकर कोई प्रारूप आपने तय किया है? और आने वाले दिनों में क्या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मास्टर प्लान के एग्जीक्यूशन को लेकर, उसके विस्तारीकरण को लेकर कोई खाका खींच रही है? आपके विभाग में क्या कोई हलचलें चल रही हैं? किस तरह से आप इस पर प्रकाश डालेंगे? निश्चित रूप से शहरों का क्रमबद्ध और सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बेहद आवश्यक है। और मास्टर प्लान भी लॉन्ग टर्म की योजनाओं के आधार पर तैयार होना चाहिए। तो उस पर हमारी सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और उस पर काम भी चल रहा है। अभी 2021 में जो मास्टर प्लान आएगा, उसमें खास तौर से जो बड़े शहर हैं उनके विकास की विस्तृत योजना तैयार की जाएगी, और उसी आधार पे बड़े शहरों का विकास हम करेंगे। और एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि मास्टर प्लान अब सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं, जिला मुख्यालय और उसके अलावा जो बड़े नगर हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है। लगभग 100 से ज़्यादा नगर हैं जिसमें जिला मुख्यालय भी शामिल हैं, जिनमें मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। और उसी मास्टर प्लान के अंतर्गत उस क्षेत्र में विकास होगा, जिससे भविष्य में विस्तार की जो योजनाएं हैं उसमें किसी भी तरह की रुकावट ना आए। क्या स्मार्ट सिटी की जो परियोजना है, जिसे लेकर केंद्र सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत उसे लेकर सकारात्मक रवैया रखते हैं, कई बार राष्ट्र के नाम संदेश में उसका जिक्र भी कर चुके हैं, क्या स्मार्ट सिटी की परिकल्पना मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में आने वाले 3 सालों में हमें धरातल पर नजर आएगी? इसका भी कोई प्लान है, इसका भी कोई एक्शन प्लान आपने तय किया है? स्मार्ट सिटी का पहला चरण लगभग पूरा होने को है। इसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, बुनियादी सुविधाएं विकसित करनी थी, और ख़ास तौर से जो स्लम एरिया हैं उन क्षेत्रों में विकास होके वहाँ जो सीवेज और तरह की जो समस्याएं थी उनको निराकरण करना था। तो ये काम हम कर चुके हैं। दूसरे चरण में सौंदर्यीकरण और कुछ ऐसी संभावनाएं विकसित करना, जैसे मान लीजिए इंदौर में हमको फिल्म सिटी बनाना है, भोपाल में कोई और अवधारणा लेके आना है, ग्वालियर में हमको कल्चर सेंटर बनाना है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी स्मार्ट सिटी को आगे बढ़ाना है, उनको प्रगति देना है। ये सब अवधारणाएं हैं जिन पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो सब सामने आने वाली है। बिल्कुल। क्या मेट्रो प्रोजेक्ट भी जो है इसी परिकल्पना का एक हिस्सा माना जाएगा? जी बिल्कुल, मेट्रो प्रोजेक्ट को बहुत गंभीरता से लिया है, और हमारी सरकार ने जब 2018 के चुनाव से पहले उसके लिए लगभग 600 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किया था, सर्वे भी हुआ था और काम भी शुरू हुआ था। और दुर्भाग्य की बात है कि कमलनाथ की सरकार में मेट्रो को लेके भी एक द्वंद्व शुरू हो गया था, और वो काम और विकास रुक गया था। कुछ लोग मेट्रो पे अपना कब्जा करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही माननीय शिवराज सिंह जी ने फिर से कमान संभाली है तो बहुत गंभीरता से लिया है।
और मेट्रो का काम बहुत तेज़ी से यहाँ भी शुरू हो चुका है और भोपाल में भी शुरू हो रहा है। चलिए, बड़ी बात है। बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री श्री ओपीएस सिंह भदौरिया जी कि आने वाले दिनों में न केवल स्मार्ट सिटी की परिकल्पना धरातल पर वास्तविक रूप से हमें नजर आने लगेगी, बल्कि मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार में भी धीरे धीरे इजाफा होगा, जो कि आने वाले समय में जनता को एक बड़ी सौगात होगी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की तरफ से। भदौरिया साहब, आपको मेहगांव का शेर भी कहा जाता है। हमने ऐसा कहीं पढ़ा है कि आप मेहगांव के शेर हैं और मेहगांव की जो जनता है वो बड़ी उम्मीदों के साथ जो है इस बार आपको विधानसभा में भेजी हैं। तो क्या कुछ आपके क्षेत्र के लिए भी आपने कोई योजनाएं बनाई हैं कि आने वाले इन 3 सालों में आप क्षेत्र का किस तरह से विकास करने वाले हैं? मेहगांव की जनता को कौन कौन सी सौगातें आप देने वाले हैं? मैं मेहगांव की जनता का सेवक हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि मेहगांव के क्षेत्र की जनता का मुझे प्यार और स्नेह मिलता है। मेहगांव क्षेत्र की जो समस्या है उसको हमने कई भागों में विभाजित किया है और बहुत गंभीरता से मैं काम कर रहा हूँ। उस क्षेत्र में जहाँ किसानों की समस्या थी सिंचाई की, अभी 260 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना स्वीकृत कराई है। तहसील की समस्या थी, एक और छोटा बांध बनाने की मांग थी, पर ये सब जो चीज़ें हैं ये छोटे स्तर पे हैं, पर जो सबसे बड़ी वहाँ समस्या है वो है बेरोजगारी की समस्या। और उस समस्या को लेके मैं बहुत गंभीरता से सोच रहा हूँ। इस तरह के छोटे इकाइयाँ जो कृषि आधारित हो, क्योंकि मुख्य जो वहाँ आधार है जीवन यापन का वो कृषि है। कृषि आधारित छोटे उद्योग जिससे नए लड़कों को रोजगार भी मिले और उसका संसाधन भी उनको कृषि से उपलब्ध हों, उस पर मैंने फोकस किया है। और मैं आज इंदौर आया हूँ तो उसके पीछे मैं ये भी ज़मीन तलाश रहा हूँ कि यहाँ से कुछ अच्छे सर्वे करने वाले लोगों को हम ले जाएं और जो संभावनाएं हम तलाश रहे हैं किस तरह से लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो उस दिशा में मैं बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ शैक्षणिक इकाइयों पर भी हमारा फोकस है जिनको वहाँ ले जाएं जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और कृषि और वेटरनरी से संबंधित शिक्षा भी उनको प्राप्त हो, ये भी हमारा प्रयास है। बड़ी बात है। आज के समय में युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है या कहा जाए जो सबसे बड़ी चुनौती है जिसे पार करना होता है वो बेरोजगारी है, और उसी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए राज्य मंत्री श्री ओपीएस सिंह भदौरिया साहब लगातार सकारात्मक कदम भी बढ़ा रहे हैं, जिसके हमें जो है बड़े परिणाम जो है आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। कुछ ऐसी उम्मीदें यहाँ पर उनकी बातों से दिखाई देती हैं। भदौरिया साहब, आज जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जन्मदिन है, आप जन्मदिन मनाकर आ रहे हैं, क्या खास संदेश है और क्या खास संकल्प है इस नए साल के नए दिन पे? और कैसे जब आपके नेता का जन्मदिन मना है, आश्रम में आप पहुंचे, जरूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं, चारों दिशाओं से सेवाओं की बातें हो रही हैं, किस तरह से इस दिन को जो है अब यादगार बना रहे हैं? सबसे पहली बात, आज सिंधिया जी का जन्मदिन है, उनको बधाई आपके चैनल के माध्यम से। प्रदेश की जनता को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं और मेरी माँ कालेश्वर महाराज से निवेदन है कि प्रदेश तरक्की और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। और महाराज के जन्मदिन पे और नए वर्ष में आज इंदौर को 128 करोड़ रुपए का उपहार केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने दिया है। एक आधुनिक तकनीकी के आधार पर 1024 जो मकान यहाँ निर्मित होने जा रहे हैं उसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। और ईश्वर से हमारी यही कामना है कि सिंधिया जी दिनों दिन राजनीतिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में तरक्की करें, जनता की सेवा करें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब, आपने बहुत सारा समय दिया। जाते जाते मध्य प्रदेश की जनता के नाम बहुत सारे पैगाम भी उन्होंने दिए हैं और साथ ही साथ ये उम्मीद भी जगाई है कि जो विकास का जिम्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओपीएस सिंह भदौरिया साहब के कंधों पर सौंपा है, उसे वो न केवल इन 3 सालों में पूरा करके दिखाएंगे, बल्कि मेहगांव की जनता के साथ साथ प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को कई सौगातें विकास से जुड़ी वो देने वाले हैं। एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और लगातार आपका और अपना प्रदेश का न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ इसी तरह से देखते रहिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।